यूपी बोर्ड क्लास 12 जीव विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर लेकर के आए, जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसका पेपर लेकर के आए हैं जीव विज्ञान का। तो चलिए सॉल्व करवाते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझाते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसमें 4 खंड होते हैं। पहला है डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। डार्विन फिंच किसका उदाहरण है बताना है। तो अनुकूली विकर्ण, लुप्त कड़ी, अभिसारी विकास, संयोजी कड़ी, किसका उदाहरण होगा। तो डार्विन फिंच अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। जब आपको थ्योरी समझा रहे थे, सभी चैप्टर डिटेल से पढ़ा रहे थे, तो आपको समझाया था जो डार्विन फिंच है ये अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। और आपको वहां पर बताया था कि डार्विन फिंच क्या होती है। तो जो चार्ल्स डार्विन थे, ये इन्होंने गैलापागोस द्वीप की यात्रा की थी। गैलापागोस द्वीप की यात्रा के दौरान इन्होंने पक्षियों के एक समूह को देखा था। कब? तो जो चार्ल्स डार्विन थे गैलापागोस द्वीप समूह की यात्रा कर रहे थे, उस समय इन्होंने पक्षियों के एक समूह को देखा था। उसे ही डार्विन फिंच कहा था। पक्षियों के एक समूह को क्या कहा था इन्होंने? डार्विन फिंच है। अब इसमें अनुकूली विकर्ण क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से अलग अलग प्रजातियां विकसित होती हैं। एक ही पूर्वज प्रजाति से अलग अलग प्रजातियां विकसित होती हैं और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में वातावरण के संग अलग अलग खुद को ढाल लेती हैं। अलग अलग चली गई, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में या भौगोलिक वातावरण में वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। तो इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक है। तो क्यूलेक्स, मादा एनाफ्लीज, एडीज, घरेलू मच्छर। तो मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। वाहक यानी जो फैलाए, तो मलेरिया का वाहक कौन होगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। जो किसको फैलाता है? तो मलेरिया परजीवी को फैलाता है। मलेरिया परजीवी को फैलाता है। अब मलेरिया परजीवी का नाम पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का नाम है। यानी ये प्लाज्मोडियम जो है संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु है जो मलेरिया बुखार पैदा करता है। और इसको एक जंतु से दूसरे जंतु में कौन फैलाता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। तो मलेरिया परजीवी इसलिए कहा क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है सूक्ष्म परजीवी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम है। तो इसमें देखिए कौन सा स्मैक या हीरोइन, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से कि डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम क्या होगा। तो स्मैक या हीरोइन होगा। आपको बता दें ये होता क्या है। तो यह एक सफेद रंग का गंधहीन और कड़वा, कह लीजिए गंधहीन और कड़वा क्रिस्टलीय यौगिक होता है। सफेद रंग का होता है, गंधहीन होता है, इसमें गंध नहीं होती है, कड़वा होता है, क्रिस्टलीय यौगिक होता है। और इसे वैज्ञानिक रूप से डाई एसिटिल मार्फिन कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से डाई एसिटिल मार्फिन कहते हैं। और आपको बता दें सामान्य नाम इसका स्मैक या हेरोइन होता है। स्मैक या हेरोइन। और इसके प्रभाव से क्या होता है आपको यहीं पर बता दें, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो ये उसको प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला। तो देखिए इसमें नास्टाक है, हेनाबिना है, पहला और दूसरा दोनों है, इनमें से कोई नहीं।
तो नास्टाक भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये भी साइनोबैक्टीरिया है। एनाबीना भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये भी साइनोबैक्टीरिया है। इसलिए इसमें आंसर से जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। यानी कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो वायुमंडल होती है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसे पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही ये इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अब एक नंबर जो विकल्पी क्वेश्चन होता है उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 5 खंड होते हैं। दूसरे नंबर से शुरू होगा, एक एक नंबर का होगा। तो पहला है अति नर क्या है? तो अति नर जो होता है, अति नर XYY सिंड्रोम है, एक तरह से XYY सिंड्रोम होता है, इसे अति नर कहा जाता है, या इसको सुपर मेल सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि यह तब होता है जब जो एक पुरुष होता है, जैसे एक पुरुष है, इस पुरुष की कोशिकाओं में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र आ जाता है। भाई, पुरुष में XY गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक अतिरिक्त वाई आ गया तो XYY हो गया, XYY। तो इसकी वजह से इसमें गुणसूत्रों की संख्या कुल 47 हो जाती है। और इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो पुरुष होते हैं अक्सर सामान्य से अधिक लंबे हो जाते हैं, जितनी उनकी लंबाई होती है सामान्य से अधिक लंबे हो जाएंगे। और उसमें जो सीखने की गति होगी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, सीखने की गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। व्यवहार में थोड़ा सा आक्रामकता होगी, यानी कि बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड क्लास के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य कहा गया है कि क्या होता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, जो मुख्य रूप से जो रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस जो होता है इसमें पाया जाता है, या HIV में पाया जाता है। HIV मुख्य रूप से रेट्रोवायरस ही होता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो RNA से DNA बनाना, RNA से DNA बनाना, ये इसका कार्य होता है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं में DNA से RNA बनता है। भाई, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उन सामान्य कोशिकाओं में DNA से RNA का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो इसका कार्य क्या हुआ कि RNA से DNA बनाता है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा गया है। यह एंजाइम क्या करता है कि इस प्रक्रिया को उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, इसीलिए यहां पर रिवर्स लिखा गया है। रिवर्स माने उल्टा करना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख देना। फिर अगला है एकस्व या पेटेंट क्या है? तो जो पेटेंट है उसको हिंदी में एकस्व कहा जाता है। तो ये एक तरह से एकाधिकार होता है, एकाधिकार होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से विशेष कानूनी अधिकार होता है, विशेष कानूनी अधिकार होता है, विशेष कानूनी अधिकार। और इसमें होता क्या है कि जैसे किसी ने किसी चीज का आविष्कार किया, तो आविष्कार को एक निश्चित समय तक उसको एकाधिकार प्राप्त किया जाता है, उसको एकाधिकार मिल जाता है। आविष्कार प्राप्त करने वाले को एक निश्चित समय के लिए, जैसे 20 वर्ष है, 20 वर्ष तक उसको एकाधिकार मिल जाता है कि उस चीज से रिलेटेड कोई भी दूसरा सामान कोई नहीं बना पाएगा। मतलब पेटेंट होने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी उस आविष्कार को बिना उसकी अनुमति के, जिसने उसको आविष्कार किया है उसका, बिना उसकी अनुमति के उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है। तो इस तरह से उसी को पेटेंट कहा जाता है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, हमारे चैनल में जाकर के आप पेटेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला है प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। बहुत ही आसान सा है। इसमें एक तो आप बता सकते हैं अस्थिमज्जा, लसिकाभ अंग यानी कि जहां लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं लिम्फोसाइट, वो जहां उत्पन्न होती हैं उसे ही लसिकाभ अंग कहा जाता है। तो एक तो अस्थिमज्जा हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है, बोन
मैरो कहा जाता है अस्थि मज्जा को। तो यहाँ पर सभी रक्त कोशिकाएं बनती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। तो अस्थि मज्जा में सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसके बाद दूसरा आप बता दीजिए थाइमस। थाइमस, तो थाइमस में क्या होता है कि यह हृदय जो होता है हमारा, हृदय के पास में स्थित एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। तो जहां पर टी लिम्फोसाइट परिपक्व होकर रोगों से लड़ना सीखते हैं, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है पवित्र उपवन क्या है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, फुल वीडियो चित्र सहित समझाया है। आप लोग चाहें तो जाकर के वहां से डिटेल भी इसका समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पवित्र उपवन क्या होता है कि ये जो उपवन होते हैं वन के वह छोटे हिस्से होते हैं, छोटे हिस्से, वन के वह छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों या धर्मों द्वारा देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। स्थानीय समुदायों या धर्मों के द्वारा देवताओं का स्थान माना जाता है, देवताओं का स्थान माना जाता है। मैंने चित्र सहित इसको पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अगर इसका महत्व पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये जैव विविधता के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और भारत में मेघालय की जो खासी है, खासी की पहाड़ियां हैं, वो इसी तरह से पवित्र उपवन में आती हैं। और इसी तरह से जो राजस्थान की आरावली हैं वो भी पवित्र उपवन के अंतर्गत आती हैं। तो कई सारे उदाहरण हो जाएंगे इसके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है लघु उत्तरी फर्स्ट होता है। तो इसमें 5 खंड इसमें भी होते हैं। और पहला है परिभ्रूणपोष क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। परिभ्रूणपोष क्या है और एक उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए आपको बता दें कि परिभ्रूणपोष क्या होता है। जो समानता बीज होते हैं, जो सामान्यतः बीज होते हैं, तो बीज के विकसित होने के दौरान जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय का हो चाहे न्यूक्लियस का हो, जो बीजांडकाय होता है पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि सामान्यतः बीज के विकसित होने के दौरान बीजांडकाय या न्यूक्लियस पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय का कुछ हिस्सा एक पतली परत के रूप में बचा रह जाता है। तो इसी बची हुई परत को ही, इसी अवशेष को ही परिभ्रूणपोष कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, समानता जो बीज होते हैं, बीज जब विकसित होने लगते हैं तो बीजों के विकसित होने के दौरान जो बीजांडकाय होता है पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है, उसका यूज हो जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीजों में जो बीजांडकाय का कुछ हिस्सा होता है, बीजांडकाय का कुछ हिस्सा एक पतली परत के रूप में बचा रह जाता है। तो बीजांडकाय के इसी बचे हुए अवशिष्ट भाग को ही परिभ्रूणपोष कहा जाता है या पेरिस्पर्म कहा जाता है। अंग्रेजी में पेरिस्पर्म कहते हैं। अब उदाहरण कहा गया है तो आप काली मिर्च बता दीजिए, काली मिर्च में होता है ऐसा। चुकंदर बता दीजिए, ये भी परिभ्रूणपोष का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। देखिए यहां पर क्या है, ART, इसका पूरा नाम लिखना है। तो आप बता दीजिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी
लॉजी यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगर आप सहायक जनन प्रौद्योगिकी पर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो IVF हो, IUI हो, सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है GIFT, इसका पूरा नाम बताना है। तो ये गिफ्ट है, तो ये हो जाएगा गैमीट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये हो जाएगा गिफ्ट का पूरा नाम। इसका पूरा नाम ही कहा गया था और पूरा नाम मैंने बता दिया है। ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी की दो विधियां यहाँ पर दी गई हैं। ये दो विधियां क्या है, एक तो ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी ही है, यहाँ पर आर्ट का पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दूसरी एक पहली विधि है GIFT गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय रोध क्या है। देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि सेलुलर बैरियर क्या होता है। तो जो हमारे शरीर की सहज प्रतिरक्षा होती है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है या सहज प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। तो ये सहज प्रतिरक्षा का ही हिस्सा होता है, सहज प्रतिरक्षा का। और जो हमारे रक्त में, रक्त और ऊतकों में कह लीजिए, रक्त और ऊतकों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती हैं, प्रवेश करने से रोकती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनको पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसी को कोशिकीय अवरोध कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे शरीर की WBC होती हैं तो ये कार्य करती हैं, जिसमें से मोनोसाइट्स वगैरह जो होती हैं वो काम करती हैं। मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो इसका अवरोध करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको हमारे शरीर में घुसने से रोकती हैं। फिर ये हो जाएगा। फिर अगला है TI प्लाज्मिड क्या है। TI प्लाज्मिड के बारे में बताना है। वैसे तो हमारे चैनल में मैंने इसको अच्छे से समझाया भी हुआ है, वीडियो भी अपलोडेड है। फिलहाल आपको बता दें कि TI प्लाज्मिड क्या है और ये किस प्रकार जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो TI प्लाज्मिड है ये एक तरह से गोलाकार DNA अणु होता है, गोलाकार DNA अणु है जिसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में या जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। TI प्लाज्मिड का उपयोग, और इसमें किस चीज में करते हैं, तो जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिकाओं में नए जीन को डालने के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। पौधों की कोशिकाएं हैं तो उसमें नए जीन को डालना है तो वाहक के रूप में करते हैं या वेक्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो TI प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें यह प्राकृतिक रूप से पौधों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता भी रखता है, प्राकृतिक रूप से। अगर एक जीवाणु का नाम बताएं जिसे TI प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु से TI प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है, ये आप लिख देना। फिर अगला है किन्हीं दो प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम बताना है। तो देखिए एक तो आप बता दीजिए कि जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। तो इसमें देखिए जीव संख्या का पिरामिड एक बता सकते हैं, ये प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। और दूसरा बता दीजिए जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। ये दो पिरामिड हो जाएंगे। इसमें प्रत्येक स्तर पर जीवों के कुल सूखे वजन को दर्शाता है या सूखे भार को दर्शाता है। आपको बताते हैं एक और पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इन अगर तीनों पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो जीव संख्या का पिरामिड हो, जीव भार का पिरामिड हो, इन तीनों के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं।
तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन होता है ये लघुत्तरी सेकंड है, तो ये 3-3 नंबर का होता है और इसमें 4 खंड होते हैं। चौथा का पहला है लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो जो लेडिंग कोशिकाएं हैं ये जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के वृषण में पाई जाती हैं, वृषण कहो या टेस्टिस कहो, तो लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के वृषण में पाई जाती हैं, वृषण में। और इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंतराली कोशिकाएं आपको बता दें कि ये शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस जो टेब्यूल्स होती हैं, उनके बीच में खाली स्थान होते हैं। उन खाली स्थानों में उन्हें ही अंतराली अवकाश कहा जाता है और उन्हीं में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अगर इनके प्रमुख कार्य की बात की जाए कि ये कार्य क्या करते हैं, तो लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। एंड्रोजन में प्रमुख रूप से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रमुख रूप से हार्मोन एंड्रोजन, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इनसे स्रावित होता है लेडिंग कोशिकाओं से। और यह जो हार्मोन है पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और इतना बताने के बाद फिर अगला क्वेश्चन है अनोन्मिल्य पुष्प क्या हैं, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। अनोन्मिल्य पुष्प क्या होते हैं, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं बताना है। तो वास्तव में ये क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं, क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं। क्लिस्टोगैमस पुष्प क्या हैं, तो ये वह पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, जो कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उन्हें ही क्लिस्टोगैमस पुष्प कहा जाता है। हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खिलते हैं, जिसके कारण में स्वपरागण ही संभव होता है। जैसे कोमेलिना है, कोमेलिना है, ये क्लिस्टोगैमस का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही वायोला है, ये भी क्लिस्टोगैमस का उदाहरण हो जाएगा। फिर कहा गया 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप एक विशेषता बता दीजिए कि इसमें निश्चित बीज उत्पादन होता है। कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये फूल हमेशा बंद रहते हैं, खिलते ही नहीं हैं, इसीलिए इसमें परागण के लिए बाहरी कारक की आवश्यकता ही नहीं होती, हवा की आवश्यकता ही नहीं, पानी या कीट की आवश्यकता ही नहीं, उन पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ता कह लीजिए, और इनमें बीज बनना निश्चित होता है। तो निश्चित बीज उत्पादन होता है, पहला आप बता दीजिए। और दूसरा बता सकते हैं कि केवल स्वपरागण होता है, केवल स्वपरागण होता है, क्योंकि भाई पुष्प तो बंद ही है, खुलेगा ही नहीं कभी, तो उसके अंदर तो कुछ जा ही नहीं पाएगा, इसलिए इसमें केवल स्वपरागण होगा। तो ये 2 मुख्य विशेषताएं हो जाएंगी। फिर अगला है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया था, चित्र सहित बताया था कि कैसे इसमें आप लिंग निर्धारण करेंगे। तो देखिए जो इसमें रानी मक्खी होती है वो द्विगुणित होती है, 2n होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए रानी 2n, और इधर जो नर होता है, नर वो अगुणित होता है, n होता है, जिसे ड्रोन कहा जाता है। अब इसके अंडार जो निकलेंगे वो 2 प्रकार के अंडार होंगे, एक तो निषेचित और दूसरे अनिषेचित, और इधर ये शुक्राणु आएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे डिटेल से बताया था। आप लोग चाहें तो जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, या फिर इसी के साथ जोड़े दे रहे हैं, आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला है हार्डी-बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। हार्डी-बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए अगर आप हार्डी-बीनबर्ग का नियम जानना चाहते हैं तो वो हमने चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डी-बीनबर्ग का नियम बोर्ड परीक्षा के लिए। फिलहाल यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक कहा गया है, तो आप एक बता दीजिए जीन विचलन। जीन विचलन पहला कारण हो जाएगा कि मतलब जो छोटी जनसंख्या में अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं उसे ही जीन विचलन कहा जाता है। ऐसे ही जीन प्रवाह बता दीजिए, मतलब जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में नए जीवों का आना
या बाहर जाना जीन प्रवाह कहलाता है। नए जीव आए या फिर बाहर जाएं उसे ही जीन प्रवाह कहा जाता है, दूसरा कारक हो जाएगा। तीसरा आप उत्परिवर्तन बता सकते हैं। उत्परिवर्तन यानी जीन की संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और फिर आप अगला बता दीजिए अनुवांशिक पुनर्संयोजन, यानी लैंगिक जनन के दौरान जो एलील का नया संयोजन बनता है उसे ही अनुवांशिक पुनर्संयोजन कहा जाता है। और फिर अगला बता दीजिए प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो प्रकृति द्वारा बेहतर अनुकूली जीवों का जो चुनाव होता है उसे ही प्राकृतिक चयन कहा जाता है। तो इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये भी 3-3 नंबर का होता है। पहला है वंश वृक्ष या फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। वंश वृक्ष या फैमिली ट्री, तो यह एक ऐसा चार्ट होता है, एक ऐसा चार्ट या फिर आरेख कह लो, चार्ट कहो चाहे आरेख कहो, एक ऐसा चार्ट या आरेख है जो कई पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों, कई पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है, संबंधों को दर्शाता है। यह एक ऐसा चार्ट है या आरेख है जो कई पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इसमें यह भी बता दीजिए, इसमें पूर्वजों और उनके वंशजों की शाखाओं और उनके वंशजों को कह लीजिए, वंशजों को शाखाओं के रूप में दर्शाया जाता है, शाखाओं के रूप में। और फिर कहा गया था इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। तो देखिए कई सारे उपयोग हैं। एक तो आप बता दीजिए कि इसमें आनुवांशिक लक्षणों का पता लगाया जाता है, आनुवांशिक लक्षणों का पता लगाया जाता है। और दूसरा बता दीजिए कि आनुवांशिक रोगों की पहचान की जाती है इससे, जैसे डॉक्टर और वैज्ञानिक इसका उपयोग जानने के लिए करते हैं। तो आनुवांशिक रोगों की पहचान की जाती है और इससे भविष्यवाणी की जाती है। तो इस तरह से कई सारे इसके आप विश्लेषण में उपयोग बता सकते हैं। फिर अगला है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। तो पहला है चल युग्मद यानी मोटाइल जाइगोट, ये ऊकाइनीट होता है, ऊकाइनीट। तो जब हमने आपको प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाया था पूरे चित्र से, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जो लोग नहीं जानते हैं जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यह मादा एनाफ्लीज के आमाशय में होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में, आमाशय या स्टमक में होता है। तो ये मेटाइल जाइगोट बनता है। फिर जीवाणुज या स्पोरोजोइट है, तो ये मच्छर जो होता है, मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा होते हैं जहां से मनुष्य में प्रवेश करते हैं स्पोरोजोइट। और फिर अमीबी प्रवस्था है या अमेबॉइड स्टेज है, तो ये मनुष्य की जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के भीतर बनता है, मनुष्य की आरबीसी के भीतर बनता है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका यहाँ पर कहा गया है, आप बता दीजिए डेयरी उद्योग में, डेयरी उत्पाद में कह लीजिए, जैसे लैक्टोबैसिलस है तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से आप बता दीजिए ब्रेड बनाने में, और इसी तरह से ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही आप बता सकते हैं इडली और डोसा बनाने में भी किण्वन के द्वारा उसको सूक्ष्मजीवों के द्वारा फुलाया जाता है। ऐसे ही पनीर बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल, तो कई सारे हैं ये आप बता सकते हैं। फिर अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए और सोमा क्लोन क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। और यह होता क्या है, तो यह आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा बहुत ही कम
कम समय में और बहुत कम जगह में एक पौधे के छोटे ऊतक से हजारों की संख्या में नए पौधे उगाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जगह में एक पौधे के छोटे से टिश्यू से, छोटे से ऊतक से हजारों की संख्या में नए पौधे उगाए जाते हैं और इसमें पौधे के किसी हिस्से को प्रयोगशाला में पोषक माध्यम में रखा जाता है, उसी से बनाया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से उगाए गए सभी पौधे आनुवांशिक रूप से अपने मूल पौधे के बिल्कुल समान होते हैं। जो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा उगाए जाते हैं पौधे, वे आनुवांशिक रूप से बिल्कुल मूल पौधे जैसे होते हैं या मूल पौधे के समान होते हैं। ऐसे समान दिखने वाले पौधों को ही साइमा क्लोन कहा जाता है या सोमा क्लोन कहा जाता है। जो समान दिखते हैं उन्हें ही सोमा क्लोन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो प्रतिरक्षी की संरचना है, मैंने इस तरह से एक संरचना बनाना बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है। ये वाई के आकार का होता है प्रतिरक्षी अणु और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसमें 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 लंबी श्रृंखलाएं जिन्हें भारी श्रृंखला कहा जाता है या हैवी चेन कहा जाता है, और 2 छोटी श्रृंखलाएं होती हैं, छोटी श्रृंखलाएं जिन्हें हल्की श्रृंखला या लाइट चेन कहा जाता है। और ये श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। डाई सल्फाइड बंध के द्वारा आपस में ये जुड़ी होती हैं। और इसमें कहा गया है 2 प्रकार के नाम लिखिए। तो आप एक IgG और दूसरा IgA, ये 2 प्रकार बता दीजिए। IgG यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिरक्षी होता है, यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। और जो IgA है, ये माँ के दूध और लार में पाया जाता है। कोलोस्ट्रम, दूध जो होता है माँ का दूध पहला वाला, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के प्रतिरक्षी हो जाएंगे, पहला IgG और दूसरा IgA। और इसका चित्र बनाना हमारे चैनल से जाकर के आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फिर अगला है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। तो देखिए, ये बुक में सबसे लास्ट में दिया गया है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर। फिलहाल आपको बता दें कि चारण खाद्य श्रृंखला क्या है। तो ये हरे पौधों से शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। खला है, जबकि जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, यह मृत व कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जो सड़े गले अवशेष होते हैं उनसे शुरू होती है, तो उसे ही अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। दूसरा आप बता दीजिएगा कि इसका मुख्य स्रोत ऊर्जा है या सूर्य का प्रकाश होता है, जबकि इसका मुख्य स्रोत मृत जीवों का कचरा होता है। इस तरह से बता दीजिए। अब इसमें आप चारण में लिख देना घास, हिरण, शेर, ये इसका हो जाएगा श्रृंखला। और जो अपरद खाद्य श्रृंखला, इसमें मृत पत्तियां लिख दीजिए, मृत पत्तियां हो जाएंगी। फिर मृत पत्तियां केचुआ लिख दीजिए, केचुआ हो जाएगा, केचुआ। और फिर मेढक लिख दीजिएगा। इस तरह से बना देगा, नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखना है। तो 2 विशेषताएं आप एक बता दीजिए। पहली विशेषता कि उच्च प्रजाति प्रचुरता। इसमें यह होता है कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में इसमें क्या होता है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में, तो उच्च प्रजाति प्रचुरता हो जाएगी। और दूसरा आप बता दीजिए कि स्थानिकता बता दीजिए। तो ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं भी प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती हैं, तो स्थानिकता हो जाएगी। और भारत में हॉट स्पॉट के नाम, तो एक आप बता दीजिए, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट या हिमालयन क्षेत्र।
इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगला है बीओडी का पूरा रूप लिखिए। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/L है, तो इसके जल की गुणवत्ता अपनी राय दीजिए। तो देखिए बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप कह सकते हैं। और फिर कहा गया है कि एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/L है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। तो यदि किसी तालाब के जल का बीओडी इतना है 16 mg/L होता है, तो जल अत्यधिक प्रदूषित है, अत्यधिक प्रदूषित जल है वो, अत्यधिक प्रदूषित जल है वो। और आपको बता दें कारण क्या है, बीओडी जो होता है, बीओडी ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन है जिसकी जरूरत पानी के सूक्ष्मजीवों को कचरा साफ करने के लिए होती है। जो पानी में सूक्ष्मजीव पाए जा रहे हैं उनको कचरा साफ करने के लिए होती है, यानी उन सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो बीओडी होती है। और पानी में उतना ही ज़्यादा कार्बनिक कचरा होगा तो ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी, जितना अधिक कचरा होगा उतनी ही ऑक्सीजन कम होगी। अब 16 mg/L काफ़ी स्तर ऊंचा है इसका, अत्यधिक प्रदूषित पानी है, तो साफ पानी का बीओडी जो होता है वो 1 से 2 mg/L होता है। भाई 16 यहाँ पर लिखा गया है और साफ पानी का 1 से 2 mg/L होता है, इसीलिए यह पानी जो है, यह पानी मछलियों और अन्य जलीय जीवों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें मछली वगैरह नहीं रह सकती, अन्य जलीय जीव नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होगा, इसलिए इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होगी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब भाई देखिए लास्ट में 3 क्वेश्चन जो होते हैं ये 5-5 नंबर के होते हैं, विस्तृत होते हैं या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कहा गया है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए जो भ्रूण कोश है इस तरह से बनाइएगा आप, एक भ्रूण कोश हो जाएगा, इसमें नीचे अंड उपकरण में क्या 2 सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी, एक अंड कोशिका हो जाएगी, एक सेल हो जाएगी, ये 2 सहायक कोशिका, इनके नाम भी आपको लिखना पड़ेगा सबके। अंड कोशिका हो जाएगी, ये अंड कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। यहाँ द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, इसको द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हो जाएंगी। इस तरह से पूरा डिटेल से आपको बनाना होगा और फिर बना करके उसको समझाना भी होगा। इतना बनाइए और उसका वर्णन भी कीजिए क्योंकि 5 नंबर का है, तो इसको पूरा चित्र बनाइएगा और इन सब के बारे में डिटेल से लिखिएगा। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि कैसे लिखें, क्या क्या लिखें, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष जिसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, इसकी संरचना पूरा डिटेल से समझाया गया है। आप लोग जा करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, ग्राफीय पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्तो चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल इस तरह से उसका चित्र बनेगा, इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल का, इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसको बनाइएगा। ग्राफियन फॉलिकल का चित्र हम यहाँ पर अभी लगा देंगे, यहीं पर इस जगह पर आप उसको देख लेना और वैसे ही बना लेना। और यहाँ पर कहा गया आर्तो चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य। तो एक तो आप बता दीजिएगा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। यह अंडाशय में पुटकों की वृद्धि को प्रेरित करता है, फॉलिकल्स को प्रेरित करता है, उनको बढ़ाता है। और दूसरा आप बता दीजिए LH, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, यह सर्ज द्वारा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और तीसरा बता दीजिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये गर्भाशय की दीवार की मरम्मत और वृद्धि करता है, एंड्रोमेट्रियम की मरम्मत और वृद्धि करता है। तो इनके बारे में डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए इसमें मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम। तो एक आप बताना होगा आपको वर्णांधता और दूसरा बताना होगा हीमोफीलिया। और इन दोनों पर हमारे चरण में उदाहरण सहित
चार चार पांच बार उदाहरण मैंने बताए हैं, इनकी परिभाषा बताई हुई है। आप लोग जाइए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण से समझाया गया है। फिर आगे कहा गया वर्णांता की वंशागत को उपयुक्त चित्र के माध्यम से समझाइए, तो चित्र भी मैंने उसमें बनाया हुआ है, आप लोग जाइए समझिए अच्छी तरीके से, समझ में आपको आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, ड्रग एल्कोहल के कुप्रभाव और उसकी रोकथाम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कुप्रभाव में क्या है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, तंत्रिका तंत्र की क्षति हो जाती है, मनुष्य का व्यवहार चिड़चिड़ापन हो जाता है, परिवार से अलगाव हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है, ये सब कुप्रभाव ही होते हैं। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, प्रदर्शन में गिरावट, कई सारे आप बता सकते हैं। रोकथाम कैसे करें, तो अनुचित दबाव से बचें, बच्चों पर उनकी क्षमता से अधिक प्रदर्शन का दबाव ना डालें, और शिक्षा और परामर्श उनको अच्छे से दें, यानी सही जानकारी उनको दें, समस्याओं का सामना करना उनको सिखाएं, अभिभावक उनकी जरूर मदद करें, क्योंकि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखनी चाहिए, जिससे उनको खुलकर बात करने में खुलकर बात कर सके वो। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहोपकारिता का वर्णन कीजिए, यह सहभोजिता से कैसे भिन्न है। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने चित्रों के माध्यम से इसको समझाया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। इसमें जैसे कोई दो जीवधारी हैं सहोपकारिता में, ये रहने के लिए, आवास के लिए, यानी कि भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे लाइकेन और साइकस की प्रवालाभी जड़ें। जबकि जो सहभोजिता है इसमें क्या था कि कोई दो जीवधारी थे, इसमें एक जीव का लाभ होता है तो दूसरे जीव की कोई भी हानि नहीं होती है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। यानी इसमें एक जीव को लाभ जबकि दूसरे जीव का ना तो लाभ ना ही हानि होती है, जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड का पौधा। तो ये आप उदाहरण अच्छी तरीके से बता करके डिटेल से समझा सकते हैं। फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो करेंगे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है, समझाया है डिटेल से, हमारे चैनल से जाकर के आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी डार्विनवाद जो है, नेचुरल सिलेक्शन को अच्छी तरीके से समझाना है, जाकर के आप इसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।